नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हमारे देश का लेफ्ट लिबरल कबाल देश को कभी मजबूत नहीं होने देगा। वो सिर्फ देश को नोच नोच कर खाने में लगा है और आलम यह है कि देश के लिए कुर्बानी देने वालों पर राजनीति करने से भी नहीं चूकता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने घात लगाकर हमारे सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें 22 जवान बलिदान हो गए। ये नक्सलियों की एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि 3 गांव खाली करा लेना और किसी क्षेत्र में 15 दिनों तक डटे रहने का अर्थ है कि उन्हें वहां के कुछ लोगों से समर्थन मिला और उनके शहरी आकाओं से भी। लेकिन कन्हैया कुमार जैसे लोग इस नक्सली हमले और बलिदानी जवानों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। जी हाँ, कन्हैया कुमार ने इस दुखद घटना को लेकर किए गए अपने ट्वीट में लिखा, बाप गृह मंत्री, बेटा बीसीसीआई सेक्रेटरी, बाप किसान, बेटा जवान। बेशर्म सत्ता से पूछिए कि कितने मंत्रियों के बच्चे फौज में शामिल होते हैं। कायराना नक्सली हमले में लहू देश के आम लोगों का बहता है और कुर्सी जीवी इसका फायदा उठाते हैं। देश को ये साजिश समझनी होगी। वीर जवानों व किसानों को नमन। तो क्या आपको किसी भी तरीके से ये शोक जताने वाला ट्वीट लगता है? अब आते हैं मंत्रियों के या उनके परिजनों के फौज में होने की बात पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी सेना में है। उनकी बेटी कैप्टन डॉक्टर श्रेयसी निशंक हरिद्वार के रुड़की स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में सेवारत हैं। वो 2018 में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में शामिल हुई थी। उनकी इस उपलब्धि पर उनके पिता ने कहा था कि बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं होती। क्या इससे कन्हैया कुमार के झूठ का पर्दाफाश नहीं होता? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री विजय कुमार सिंह, जनरल वीके सिंह भारत के सेना प्रमुख रहे हैं। जनरल वीके सिंह गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार बड़े अंतर से सांसद बने हैं। वो भारतीय सेना के डेकोरेटेड अधिकारी रहे हैं, जिन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये तथ्य भी कन्हैया कुमार के दावों की पोल खोलता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इसी साल टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बने। वो इस पद पर जाने वाले न सिर्फ पहले केंद्रीय मंत्री हैं, बल्कि पहले सांसद भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई सेना में सूबेदार हैं और एलएसी पर पहरा देते हैं। सूबेदार शैलेंद्र मोहन यूपी सीएम के छोटे भाई हैं, जो सालों भर संवेदनशील क्षेत्र में पेट्रोलिंग में लगे रहते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी सेना में मेजर जनरल हुआ करते थे। अप्रैल 2019 में 7 और उसी साल जुलाई में 2 सैन्य अधिकारियों ने रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा के लिए बीजेपी को अपनी पहली पसंद बनाया। केंद्रीय मंत्री रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 1990 से 2013 तक सेना में सेवा दी थी और वो जम्मू कश्मीर के आतंकरोधी ऑपरेशन का हिस्सा भी रहे थे। वो रिटायर्ड कर्नल हैं। जसवंत सिंह और जगतवीर सिंह जैसे सैन्य अधिकारियों ने राजनीतिक पारी के लिए बीजेपी को पहली पसंद बनाया। असली बात तो ये है कि वामपंथी नेता अक्सर सेना को गाली देते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हारे परिजन सेना में क्यों नहीं है। ऐसे में जब कोई कन्हैया कुमार ये कह रहा होता है कि मोदी सरकार के मंत्रियों या फिर उनके परिजन सेना में नहीं हैं, तो वो चाहता है कि आप जनरल वीके सिंह, कैप्टन श्रेयसी निशंक और कैप्टन अनुराग ठाकुर के बारे में ये सब कुछ ना जान सके। ये लोग उस विचारधारा के समर्थक हैं जिसकी पुरोधा अरुंधति रॉय जैसे लोग हैं। अरुंधति रॉय ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से खुलेआम कहा था कि भारतीय सेना अपने ही लोगों को मारती है। आज जब ऐसे लोग घड़ियाली आंसू लेकर आ जाएं, तो क्या इससे वो देशभक्त साबित हो जाएंगे? रवीश कुमार को दिए इंटरव्यू में इसी कन्हैया कुमार ने कहा था कि जिन आदिवासियों को नक्सली कहकर मारा जाता है वो निर्दोष और भोले भाले लोग हैं। जी हाँ, जेएनयू में इसी कन्हैया कुमार के गैंग पर भारतीय सेना के अपमान का आरोप लगा था। आज ये खुद को जवानों का हितैषी बताकर पेश कर रहा है। अब आते हैं कन्हैया कुमार जैसों के इतिहास पर, जिससे पता चल सकता है कि सेना को लेकर बहाए गए इनके आंसू घड़ियाली हैं। जिस छत्तीसगढ़ में ये नक्सली हमला हुआ है, उसी राज्य में अप्रैल 2010 में 76 सीआरपीएफ जवानों को नक्सलियों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। उसी राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस घटना के बाद जेएनयू में जवानों की मौत का जश्न मनाया गया, जिससे वो व्यथित हो गए थे। अधिकारी एसआरपी कल्लूरी हमले के समय उसी क्षेत्र में डीआईजी हुआ करते थे। उन्होंने याद दिलाया था कि किस तरीके से कुछ तथाकथित लेखकों ने तब इस जघन्य वारदात को जनता की जीत बताया था।
अप्रैल 2010 में जेएनयू में एबीवीपी और कांग्रेस का छात्र संघ एनएसयूआई दोनों ने ही वामपंथियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जवानों की हत्या का जश्न मनाया। बचाव में वामपंथियों ने कहा था कि वो तो बस ऑपरेशन ग्रीन हंट का विरोध कर रहे थे। जी हाँ, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का विरोध करने वाले ये नक्सली आज उन जवानों के हितैषी बन रहे हैं। तब एनएसयूआई के महासचिव रहे शेख शाहनवाज ने बताया था कि डीएसयू यानी कि डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन और आयसा यानी कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन ने जवानों की हत्या का जश्न मनाया था। बता दें कि आयसा राजनीतिक दल सीपीआई-एमएल लिबरेशन का छात्र संघ है। कन्हैया कुमार सीपीआई के नेता हैं। फिर इनमें और प्रतिबंधित सिमी में कोई अंतर ही कहां रह जाता है। अब आते हैं भारत में वामपंथियों के इतिहास पर। याद कीजिए 2020 में भारत चीन के बीच संघर्ष में जब हमारे कई जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, तब इन चीन समर्थक वामपंथी दलों ने अपने बयान में कहीं भी चीन की निंदा नहीं की थी। 50 के दशक में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू जब चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे थे, तब कांग्रेस में भी उनका विरोध हुआ, लेकिन चीन ने तब सीपीआई से अपील की थी कि वो नेहरू का साथ दें। 1959 में सीपीआई ने तिब्बत पर चीन के आक्रमण का समर्थन किया था और कहा था कि तिब्बत को चीन मध्यकालीन अंधकार से निकाल रहा है। तब वामपंथी पार्टियों ने तिब्बत के विद्रोह के पीछे भारतीय प्रतिक्रियावादियों और पश्चिमी साम्राज्यवादियों का हाथ बताया था। चीन सीमा पर खड़ा था और सीपीआई उसे भारत की सीमा मान भी नहीं रही थी। कोलकाता और पंजाब में चीन समर्थक वामपंथी खासे सक्रिय थे। आज कन्हैया कुमार को सबसे पहले अपनी पार्टी से पूछना होगा कि सेना में उनके परिजनों के होने की बात तो दूर, वाम दलों के कितने नेताओं ने भारतीय सेना का समर्थन किया है। कन्हैया कुमार को सवाल खुद से पूछना होगा कि जेएनयू में जब देश विरोधी नारे लगे थे, तो उसके बाद आरोपों की सुई घूम फिरकर उन तक क्यों पहुंची थी। अर्बन नक्सलियों के समर्थक खुद को जंगली नक्सलियों का विरोधी बताने के हकदार नहीं होते। अंत में ये याद दिलाना जरूरी है कि शाहीन बाग और किसान आंदोलन के दौरान भीमा कोरेगांव में खून बहाने वाले नक्सलियों की रिहाई की मांग की गई थी। मार्च 2021 में ऐसा ही एक नक्सली वरवरा राव स्वास्थ्य कारणों के आधार पर 6 महीने की जमानत लेने में कामयाब रहा था। उस पर माओवादियों के साथ मिलकर हमले की साजिश रचने का आरोप है। मार्च में वरवरा राव छूटा। अप्रैल में 22 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। छत्तीसगढ़ में काफी प्लानिंग के बाद करीब 400 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। इस माओवादी हमले का नेतृत्व प्रतिबंधित संगठन के बटालियन नंबर 1 का कुख्यात कमांडर माडवी हिडमा कर रहा था, जिसकी तलाश पुलिस को कई सालों से है। जवान जब जोनगुड़ा, जीरा गांव और टेकलगुडुम से अपने कैंप लौट रहा था, तभी ये हमला हुआ। नक्सली ये तीनों गांव खाली करा चुके थे। तो जहां तक बात कन्हैया कुमार की है, तो जिनके घर खुद शीशे के हों, उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। वो बस देश में रहकर देश से गद्दारी करते हैं, उसे नोच नोच कर खाते हैं। इस तरह के लोग पाकिस्तान और अन्य देशों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, ज्यादा जहरीले हैं, क्योंकि देश के बाहर देश को धोखा देने वालों से तो बचा जा सकता है, देश को डसने वालों से बचा जा सकता है, लेकिन देश में रहकर देश को दगा देने वालों से निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढाता है। डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, पर इस तरह के लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और फिर अपने घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इनसे बड़ा पीड़ित और कोई ना हो। ये लोग वो देशद्रोही हैं जो देश के शोक पर जश्न मनाते हैं, नाचते गाते हैं, राम और रहीम में तलवारें चलवाते हैं। भारत माता का सीना जलाकर इन लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ती है। ऐसे लोग जब देश के आम लोगों का, जवानों का खून बहने पर अफसोस जताते हैं, तो किसी से भी हजम नहीं होता, क्योंकि झूठ उतना ही बोलना चाहिए जो आसानी से गले से उतर जाए, जो आसानी से पचाया जा सके। ऐसा झूठ किसी काम का नहीं होता जिस पर पल भर विश्वास करना भी भारी पड़ जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।